नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में चल रहा सियासी घमासान अपने अगले चरण में पहुंच चुका है, जिसके चलते अब ब्लॉक प्रमुख पद हासिल करने के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस एक बार फिर से दमखम दिखाएंगी। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी पर अब अपनी साख बचाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के लिए ये एक और मौका होगा सत्ता में वापस आने का। ग्रे कार्ड में आज की चर्चा उत्तर प्रदेश में बनते और बिगड़ते राजनीतिक पार्टियों के सियासी समीकरण पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत समझिए। सभी 826 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को मतदान होने जा रहे हैं और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे और जिला पंचायत की तर्ज पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पदों पर जीत का परचम फहराने की कवायद में है, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस अब उस जख्मी शेर की तरह हो गए हैं जिनके कोई हथकंडे काम नहीं आ रहे, पर जीत की ललक बरकरार है, जिसके चलते सपा और कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है। जिला पंचायत में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले तो बुलंद हैं, पर अब अपनी साख कायम रखने के लिए अब बीजेपी की नजर सूबे की ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर काबिज होने की है। हालांकि इस दौरान यूपी में सियासी पारा शुरू से ही चढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें भी उड़ने लगी। ए.के. शर्मा को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में विवाद की उठकनें भी तेज हो गई। यहाँ तक माने जाने लगा है कि यूपी में योगी बनाम मोदी हो गया है और विपक्ष ने इस चिंगारी को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को बखूबी संभाला। इसका फायदा भी बीजेपी को ही हुआ और सपा को करारी हार से खामियाजा भुगतना पड़ा और अब बीजेपी ने सभी ब्लॉक प्रमुख सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, जिसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से सपा और कांग्रेस ने ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। सपा ने जिला पंचायत की हार से सबक लेते हुए ब्लॉक प्रमुख के लिए अलग रणनीति बनाई है। हालांकि बसपा के चुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की तरह मायावती ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से खुद को अलग कर सकती हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी 826 ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव की घोषणा सोमवार को निर्वाचन आयोग ने कर दी है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 8 जुलाई को नामांकन और 9 जुलाई को नाम वापस लेने की तारीख है। इसके बाद 10 जुलाई को मतदान और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख का पद भी जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह ही सियासी मायनों में बेहद ही अहम होता है और इसीलिए बीजेपी ने यूपी के सभी 826 ब्लॉकों में बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रत्याशियों के नाम करीब तय कर दिए गए हैं और माना ये जा रहा है कि मंगलवार से जिला कमेटियों द्वारा जिले में सभी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि बीजेपी नेतृत्व ओर से कहा गया है कि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा गया, अब उसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी सूत्रों की माने तो जिले से प्रत्याशियों की संभावित सूची क्षेत्रीय कमेटी के माध्यम से प्रदेश कमेटी के पास आ चुकी है। प्रत्याशी के लिए जो नाम जिलों से प्रस्तावित किए गए हैं, उस पर मंथन का काम भी करीब किया जा चुका है, जिसके बाद बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में 14 में से 13 सीटों पर कब्जा कर इतिहास रचने के बाद अब पार्टी के नेताओं को क्षेत्र के सभी 14 जिलों में 110 ब्लॉक प्रमुखों के पद पर जीत दर्ज करने के लिए जुट जाने को कहा गया है। दूसरी ओर सपा ने भी ब्लॉक प्रमुख के लिए कई जिलों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के बाद कुछ ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नाम बदले जाने की भी संभावना है और संदेह की स्थिति बरकरार है। और हो भी क्यों ना, जब सामने बीजेपी हो तो विपक्ष को मैदान में पैर जमाने के लिए कौन सा योद्धा उतारना है, ये सबसे अहम होता है। ये बात अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं, जिसके चलते 7 जुलाई को जिला पंचायत चुनाव की समीक्षा के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है और सपा ने प्रत्येक जिले से हार के कारणों की लिखित रिपोर्ट भी मंगाई है। रिपोर्ट आने के बाद सपा आकलन करेगी कि कहां किसने गड़बड़ की है। बहरहाल सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। कोई मंथन कर रहा है तो कोई रणनीति तैयार करने में व्यस्त है।
पर इन सब के बीच वो दिन दूर नहीं जब नतीजे सबके सामने होंगे। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी गदगद है कि भैया 67 सीटें मिल चुकी हैं उन्हें। आज की चर्चा हम कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले जो ब्लॉक प्रमुख के अब चुनाव होने वाले, बीजेपी ये सोच रही है कि विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर से बीजेपी परचम लहराएगी। उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। क्या फिर आपको बताते चलिए एक बार फिर से बीजेपी मारेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। 2022 का सेमीफाइनल क्या मान लिया जाए ब्लॉक प्रमुख चुनाव को? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह जिस तरीके से उसकी चौतरफा जीत हुई है, तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी उसकी एक बार फिर से जीत होगी और इसे 2022 का सेमीफाइनल माना जाए। और इसके साथ साथ आपको बताते चले क्या ब्लॉक प्रमुख चुनाव सियासी मायने 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, उसके सारे के सारे बदल जाएंगे। आर्या न्यूज के सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसके साथ इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज त्यागी बीजेपी के नेता हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन सपा के नेता हैं, स्टूडियो से हैं। साबित्री चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले साबित्री जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष के जो चुनाव हुए, बीजेपी की चौतरफा जीत हुई है। बीजेपी गदगद है, कह रही है अब की बार 300 पार। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव आगामी होने वाले हैं, क्या वो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, देखो ये सही है कि जो ये चुनाव आने वाले हैं उसी का सेमीफाइनल है ये। और इसमें क्या है, देखिए ये जो चुनाव में अध्यक्ष जो चुने जाते हैं और जो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, ये मानिए ये भी एक तरह से उप विधायक ही होते हैं। जो जनता होती है, गांव के किसान लोग होते हैं, उनके किसानों के बीच के लोग होते हैं ये। तो ये एक तरह से बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके लिए होते हैं, जो गांव में जाके भी अगर गांव में भी चले जाएं तो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट इनका होता है। तो इसलिए ये उप विधायक मानो, उप सांसद मानो इनको। और जो जिस तरह का देखिए एक क्रेज होता है कि इतना क्रेज जनता में MP MLA के चुनाव का भी नहीं होता जितना पंचायत चुनाव का होता है गाँव में खास तौर से। तो ये वहां से चुने गए और एक देखिए इतिहास में पहली बार हुआ है जो बीजेपी ने इतनी सीटें ली हैं। और हालांकि देखो कहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी की ही ये सब लोग चुने जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि एक काम का जादू भी चला है, काम तो किया है। कहीं ना कहीं कहना चाहती हैं कि जमीनी पकड़ जो बीजेपी ने थी वो अपनी मजबूत कर ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष की जिस तरीके से चौतरफा जीत हुई चुनाव में, शहाबुद्दीन सैफी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए पल्लवी जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। जनता ने जो समर्थन दिया था वो SP को दिया था, बीजेपी को नहीं दिया था। बीजेपी ने ताकत के बल पर, पैसे के बल पर उस जनता के समर्थन को छीनने का काम किया है, ना कि जीतने का काम किया है। ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, समाज भी जानता है। और 2022 दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, उसका परिणाम भी दिख जाएगा। क्योंकि वोट तो जनता ने दी थी जब सदस्य बनाए थे, और सदस्यों को अगवा करके उनको पुलिस की गाड़ियों में बिठा कर और धमका कर जो वीडियो वायरल हुई है वो किससे छुपा नहीं है। आज जो स्थिति सुरक्षा व्यवस्था पर, पूरी चुनाव प्रणाली पर आप एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं सैफी साहब, समझ रहे हैं आप? नहीं, सवाल तो बिल्कुल साफ है। आप बागपत का वीडियो ले लीजिए ना, वो रुक के तार के दिला के मेरे को अपहरण करके लेके जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? सुरक्षा व्यवस्था कहेगी, क्या कहा जाएगा? पुलिस लेके जा रही है, कोई आम आदमी नहीं लेके जा रहा उसको। ठीक है पंकज त्यागी जी, ले आप एक बार फिर से कटघरे में, सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। पहले EVM कटघरे में खड़ी होती थी, उसके बाद अब क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ अब, लेकिन वो भी कटघरे में क्यों? क्योंकि अपने बल का प्रयोग करके इन चुनाव को जीता है, कहना है सैफी साहब का। पंकज त्यागी जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? देखिए सर एक बार चेक कर लीजिए, पंकज जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन शहाबुद्दीन सैफी साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि बल का प्रयोग करके बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की है, रामपुर, फिरोजाबाद, संभल, कन्नौज, आई थिंक ये सपा के गढ़ माने जाते थे, जहां आप धराशायी हो चुके हैं सपा एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए पल्लवी जी, बिल्कुल सीधी सी, मैंने पहले भी वही बात कही है, ताकत का नंगा नाच नाचा गया है जिसको भरपूर ताकत से इस्तेमाल किया है।
अब गाजियाबाद लीजिए, हमारे पास 6 सीट थी, हमको 3 सीट चाहिए थी, बसपा लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद विजय के पास 1 सीट थी और यहाँ पे निर्विरोध हो जाते हैं। हमारे लोगों को बंधक बना लिया जाता है, उनको जो प्रस्तावक होते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है। उसके लिए बहुत हल्ला गाजियाबाद में हुआ, मगर कुछ नहीं हुआ। जब प्रशासन ही नतमस्तक हो गया नेताओं के सामने, तो आप क्या करोगे उसको? क्या किस तरह की व्यवस्था देखना चाहते हैं आप? किस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं? ये तो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये तो ताकत के बल पर सब कुछ जीतना चाहते हैं ना। जैसे 2000 जिला पंचायत सदस्य के जब चुनाव हुए थे जी, तब ये चीजें आप लोगों की तरफ से नहीं बोली गई, क्योंकि उसमें चौतरफा आप लोगों की जीत हुई। देखिए 885 हम लोग जीत का है ना। जनता ने हमको मतलब जहाँ जीतेंगे वहाँ पे सवाल नहीं उठाएंगे, जहाँ नहीं जीतेंगे वहाँ पे सवाल उठा लेंगे। पल्लवी जी वहाँ घपला नहीं होगा, जहाँ जीतेंगे वहाँ जनता ने। समझूंगी सावित्री जी आपसे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई विपक्षी पार्टियां जब कहीं हार जाती हैं तो वहां पर, अब तो खैर बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, उस पर भी सवाल, ईवीएम पर सवाल, उसके बाद पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, वहां पर तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया गया, इसी पर सवाल उठा दिया गया था। जीत गए तो बहुत बढ़िया, नहीं जीते तो भैया आपकी कमी थी, आप लोगों ने बल का प्रयोग किया, इसकी वजह से हम लोग वहां पर हार गए थे। सैफी साहब सबसे पहले तो जवाब दीजिए, उसके बाद सावित्री जी आपके पास। देखिए मेरी बात आप समझ नहीं रही। देखो 800 मैं समझ रही हूँ, अगर बीजेपी को 67 सीट चाहिए तो 2600, क्योंकि हम वहां पर जीत चुके थे, मतलब आप जीत गए तो इस वजह से वहां पर सब कुछ सही था। बीजेपी को 765 सीट मिली है, 735 में 67 प्रत्याशी नहीं जिता सकती। आप भी आंकड़ा जोड़ लीजिए, 2600 सीट चाहिए उनको, सदस्य चाहिए, आंकड़ा जोड़ लीजिए ना आप। 785 में 2600 चाहिए, आप जोड़िए ना। तो कहां से आए ये लोग? ये दल का प्रयोग और धन का प्रयोग किया गया ना, दोनों को। देखिए मैं आपसे क्या समझना चाहती हूँ, आपने अभी कहा क्योंकि हम वहां पर जीते थे, इस वजह से आपने सवाल नहीं उठाए। अब यहाँ पर हार गए तो आपने सवाल उठा दिए। पलवल जी देखिए, आप उसको दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। तो इस तरीके से तो बीजेपी कह सकती है। सावित्री जी आप, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, सावित्री जी इस तरीके से बीजेपी कह देगी कि नहीं भैया इन लोगों ने 882 हमको जिताकर भेजा। फिर मतलब क्या बनता है फिर चुनाव कर? अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाना है, सीधे तौर पर आप लोग सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो वहां की सुरक्षा व्यवस्था हो, और अब यहाँ पर तो सवाल सीधे जनता पर है क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग हुई है। अभी देखिए इन्होंने कहा कि पैसे के बल पे, अगर आप पैसे की बात करें तो एक आरती तिवारी नाम की लड़की जो 21 साल की स्नातक, जो केवल एक वक्ता थी, गरीब परिवार से थी, एक किसान की बेटी थी, वो कहां से पैसा लाई? देखिए यहाँ इस सरकार में ये तो आपको मानना पड़ेगा कि योग्यता को ही महत्व दिया जा रहा है। जो योग्य है उसको आगे लाया जाए, उसको सदस्य बनाया गया, उसको आगे निकाला गया। दूसरी चीज इन्होंने कहा बल प्रयोग। देखिए इसको हम गलत कहेंगे, जहां आप जीत जाते हैं वहां तो सबके मुंह में एक बार दही जम जाती है कि नहीं, कोई नहीं बोलता। ऐसे दिल्ली के चुनाव हुए तो केजरीवाल जी के उससे पहले चिल्लाना शुरू कर दिया ईवीएम में गड़बड़ होगी, गड़बड़। जब वो जीत गए तो एक बार भी ईवीएम का रोना नहीं हुआ। उसके बाद घपले की बात अब आ रही है, यहाँ पे चलो बैलेट पेपर से हुए, तो यहाँ जब ये लोग आरएलडी ज्यादा सीट लाई, सपा ज्यादा सीट लाई, तब तो किसी ने भी एक बार नहीं कहा कि यहाँ पे घपला हुआ है, कुछ सीटें ज्यादा। और अब यहाँ अगर ये जीतने लगे हैं, देखो इसकी जीत का कारण मैं एक और बताऊंगी आपको। सबसे बड़ा कारण यहाँ रहा है जो अभी योगी जी ने हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण करने की बात कही थी। पहले सिटी के लोग पहले से अलर्ट थे, फॉलो कर रहे हैं, काफी समय पहले से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन गांव की जनता भी बढ़ती आबादी से बहुत ज्यादा परेशान है। आप देखें आज के समय में हमें जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन। क्या हमें तीनों चीजों, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं? नहीं करा पा रहे हैं। हम सुबह से शाम तक जितना खा रहे हैं जहर खा रहे हैं हम। आप देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जमीन हमारे पास छोटी सी है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन आबादी इतनी बड़ी है तो हमें सबका पेट पालना है। और सबका पेट पालने के लिए हमें क्या है, खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं, और वो जो हम केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में लगाते हैं वो हमारे जमीन के अंदर चला जाता है, जो हमारा पीने का पानी होता है वो उसको भी जाके दूषित कर देता है। तो देखिए ना हमें भोजन शुद्ध मिल पा रहा, ना वायु शुद्ध मिल पा रही है, और ना ही हमें पानी शुद्ध मिल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है। और जो अभी सरकार ने इस पे एक्शन लिया,
मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। कितने सालों से हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। हम सपा पार्टी के पास भी गए, हम बसपा के पास भी गए, हम कांग्रेस वालों के पास भी गए, हम आम आदमी पार्टी वालों के पास भी गए। हमने सबको अपने ज्ञापन दिए कि देश का बर्निंग इशू है, इसके लिए आप सब लोग एक साथ आ जाइए, इस आवाज को उठाइए। आज हम इस देश में भूसे की तरह भरे हुए हैं। आप देखें जिस तरह से अभी लोग दुहाई दे रहे 2 गज की दूरी, 6 गज की दूरी बनाओ, क्या हम बना सकते हैं? जितनी पॉपुलेशन हमारी है, इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हम चल रहे हैं। तो देखिए, मैं गांव में गई, मैंने गांव में भी जा के सर्वे किया। वहां मैंने अनपढ़ और पढ़ी लिखी हर महिला से पूछा। उन महिलाओं ने ये कहा कि देखिए, आज जो ये समाज ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है, काश इस पे सरकार कानून बना देती कि हमें रिप्रोडक्टिव राइट दे देती कि 2 बच्चों से ज्यादा कोई फोर्स नहीं करेगा इनको, जैसे विदेशों में कानून बने हुए हैं। तो शायद आज जो हम अपने बच्चों की जो दुर्दशा को देखकर अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी होती है तो वो मां दुखी होती है। तो इसलिए गांव में भी अब लोग अलर्ट हो गए हैं और बढ़ती आबादी से वो भी लोग, सभी लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो रूल्स बनाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, उनको जनता ने समझा और समझ के अपने मत का प्रयोग किया है। मत के प्रयोग किया है। सबसे बड़ी आपके पास आवाज पहुंच रही है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए पंकज जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? मैडम कम आ रही है आवाज आपकी। आप पहुंच रही है आपके पास आवाज? जी बताइए। ठीक है। बड़े गंभीर आरोप लगे हैं आपकी पार्टी पर कि जबरन बल का प्रयोग करके आप लोगों ने मतदान केंद्रों पर मत डलवाए जा करके। देखिए, ये सब तो एक बहुत छोटा आरोप है हमारे ऊपर। जब आरोप ये लगा दिया कि हमने राम मंदिर में घोटाला किया है, तो ये तो बहुत छोटा आरोप है कि हम चुनावों में बल का प्रयोग कर रहे हैं। जब ये लोग जीतते हैं तो हम बल का प्रयोग नहीं करते। तब जब हम जीत जाते हैं तो बल का प्रयोग कर रहे हैं, ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं। जब ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम भी ठीक होता है, कोई बल का यूज नहीं होता। मतलब ये चाहते क्या है? मैं एक पूछना चाहता हूँ, केवल इतना मात्र मुझे एक चीज पूछनी है कि जो बीजेपी अच्छा काम कर रही है उसके विपरीत चलना है इनको। जैसे अभी बहन जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात कह रही थी वो, तो इनको तो हमारे खिलाफ चलना है। अगर हम हार जाएं तो इन्हें खुशी है, और हम जीत जाएं तो हमने बल का प्रयोग किया है, हमने गलत काम किया है, पैसे के बल पे हम जीते हैं, सरकार के बल पे हम जीते। दुनिया भर के आरोप हम पे लगा दिए जाते हैं। और ये तो मैंने अभी जैसे कहा कि ये तो बहुत छोटा एक आरोप लगाया है इन्होंने। जब इन्होंने राम भगवान को नहीं छोड़ा, जो हिंदुस्तान के रग रग में बसते हैं, तो ये मुझे या हमारी पार्टी को क्या छोड़े? शाहबुद्दीन सैफी साहब, देखिए अभी हम भी यही बात चर्चा कर रहे थे जब पंकज त्यागी जी जुड़े नहीं हुए थे, तब यही चीज कह रहे थे कि जहां पर जीत जाती है विपक्षी पार्टियां तो वहां पर कुछ नहीं होता, लेकिन हार गए तो है तौबा। अब वो सवाल का जवाब मांग रहे हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? सैफी साहब। देखिए, नहीं आपका नाम मैडम। पंकज जी, मेरा नाम पल्लवी रवींद्र सिंह है। एक बार पीसीआर प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए सारे गेस्ट से। हाँ जी। दुनिया में ऐसी चीजें स्वयं को समझ में नहीं आती, उसको बोलते हैं मूर्खता। मूर्खता की हद होती है। मेरे कहने की बजाय वो खुद ही उसको बता रहे कि हमने राम मंदिर में घोटाला किया है। मैं नहीं कह रहा, दस्तावेज कह रहे हैं। क्या दुनिया में ऐसा कहीं पे कोई सौदा हुआ कि जहां पे 5 मिनट के अंदर 5.5 करोड़ पर मिनट के हिसाब से बढ़ता हो? ऐसा हो सकता है कि 5.5 लाख रुपए पर मिनट के हिसाब से बढ़ता हो? ऐसा कभी सौदा देखा है आपने कोई, या आपने कभी किया है कोई इस तरह का सौदा? इसका ये मेरे को जवाब दे सकते हैं, या इनके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं, कोई कमेटी दे सकती, नहीं दे पाएगी। रही दूसरी बात, ये बात विकास की करते नहीं करते, ये सिर्फ विनाश की बातें करते और विनाश लीला की ये बात करते। विनाश लीला का नंगा नाच इन्होंने दिखाया। जब जिस गंगा को साफ करने गए थे, तो साफ करने की बजाय इन लोगों ने लाशें पे तैरा दी थी वहां पर। लोगों के पास जलाने के पैसे नहीं थे, ये नतमस्तक होकर लोग देख रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए थी कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब लोगों ने अपने घर से, सुनिए पल्लवी जी, जब लोगों ने वहां पर जाकर अपना भगवा कपड़ा वहां पे लहराया, इन्होंने वो भी नोच खाया। उन्होंने लाशों के ऊपर से भगवा बीजेपी पर, अगर वो सत्य है, जो लोग मरे हैं उनकी लाशों के ऊपर से कपड़ा नोच वाले क्या समझते हैं? कहाँ पर मेरा सवाल है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये जीत नहीं है, ये लोगों के संविधान की छीनी हुई जीत छूट है ये, क्योंकि जनता ने समर्थन लोकदल को और उसको दिया था, सपा को, इनको नहीं दिया था।
सैफी साहब, आपने जो आरोप लगा रहे हैं कि बल का प्रयोग किया और जबरन वोटिंग करवाई जा करके इन्होंने पोलिंग बूथ पर गए, जितने भी आपके आरोप हैं, क्या आप एक बार लिस्ट सिलसिलेवार बता सकते हैं कौन कौन से ब्लॉक में किन किन जगहों पर बीजेपी ने जबरन प्रयोग किया जा करके लोगों से कहा कि नहीं आप इस तरह के नहीं, आप आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगा देना नहीं होता है, आप तथ्यों के साथ बात करिए। अगर आप आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे किया तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताइए कहाँ कहाँ ऐसा हुआ था, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि उस क्षेत्र के खिलाफ क्या कहीं आपने शिकायत दर्ज करवाई या सिर्फ ट्विटर पर और टीवी चैनल पर बयानबाजियां हो रही है। बागपत की मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, जहां पर सपा ने शिकायत दर्ज करवाई और ब्लॉक प्रमुख की सिर्फ तैयारियों में लग गए जाकर के। मेरा सवाल क्या है, सब शिकायतें दर्ज कर सिलसिलेवार बताइए, कहां दिक्कत हुई थी, कहां शिकायत दर्ज करवाई, बताइए। जब समय आएगा उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। समय निकल गया, आदमी को जुर्म उतना करना चाहिए जितना सह सकता हो, तो करेंगे तो समय निकलता चला जाएगा, उतना करना चाहिए जितना समय आ चुका है। अभी यहाँ पर बताइए, अभी बताइए, सिलसिलेवार बताइए, या फिर जवाब नहीं है आपके पास? इनको जनता सबक सिखाएगी और सिखाया है। अरे जनता ने 67 सीटें दे दी, मेरा सवाल क्या है, आप जनता को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उन्हीं के जनाधार पर अब सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जनता का हवाला दे रहे हैं। सपा ने कहां पर शिकायत दर्ज करवाई? उसके बाद पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी कि बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई या नहीं सैफी साहब, आप लोगों ने किसके? हमने बहुत शिकायत करा रही। बताइए ना कहाँ पे, आप बताइए ना। लेके गाजियाबाद से, रामपुर से लेके मुरादाबाद से, संभल से लेके हमने टोटल, अगर आप मुझको पहले कहती मैं लेकर आता आपके पास। नहीं, अरे आपको तो लेके आना चाहिए था। मैं लेकर आता आपके पास, अगर आप मुझको बोलती कि मेरे को चाहिए समीकरण पर, ठीक है। रामपुर में शिकायत दर्ज करवाई आपने, और कहाँ? बागपत में शिकायत है, गाजियाबाद में शिकायत है, हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, हम वीडियो दिखाई वहाँ का कि क्या जुर्म किया। मुरादाबाद में कराए, संभल में कराए, ठीक है, हाथरस में कराए, कहाँ पे कराए बोलिए। बागपत को लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है, बागपत में तो बीजेपी की जीत हुई ही नहीं है। क्योंकि वो हल्ला मच गया, क्यों हल्ला मच गया ना वहाँ पर, इसलिए जीत नहीं हुई। जब तो शिकायत करी गई उसको। अच्छा, तो मतलब वहाँ पर शिकायत हल्ला मच गया इसलिए सिर्फ वहाँ जीत हुई। उसकी वीडियो वायरल हो रही है, किसानों का वहाँ पे वर्चस्व था, वहाँ पर हार गए, वो किसानों की सीटें मानी जाती, कैसी बात करें। पंकज त्यागी जी जल्दी से, शिकायत दर्ज करवाई नहीं गई है अभी, हालांकि कहले रामपुर में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर सैफी साहब कहाँ पे आखिर दर्ज करवाई है। आप बता नहीं पाए अभी कि कहाँ कहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था। पंकज त्यागी जी प्रतिक्रिया दीजिए जल्दी से। पल्लवी जी, पहली बात तो ये पार्टी को मूर्ख कह रहे हैं, इन्हें तहजीब आनी चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आता कि इन जैसे ये लोग नेता कैसे बन जाते हैं। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज ये लोग, जब मुस्लिम भाइयों ने भी इनका साथ छोड़ दिया, इन जैसे दलाल नेताओं का, तो आज ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कितनी पब्लिक है इनके पीछे, कहाँ इनकी सीटें? ये नेता बनते हैं अपने आप को, इन्हें केवल जनता को बांटना आता है, ऐसी ऐसी बातें करके जमीनी हकीकत पे कभी आए हैं सामने। आज इनकी और मुस्लिम भाई भी नहीं है, इनसे पूछ के देखिए कितने मुस्लिम भाई हैं इनकी और। कश्मीर मुद्दे पे क्या है, सारा मुस्लिम एक तरफ खड़ा है हिंदुस्तान की ओर। बेकार की बात करते हैं इन जैसे नलायक नेता। सावित्री जी, आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत आखिर क्या कह रही है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपने जनाधार का प्रयोग कर भी देती है तब भी वो सवालों के कटघरे में रहती है। देखिए उत्तर पर आएगा जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, रेशियो यही आएगा, 2022 में भी यही रेशियो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया है। मैं सैल्यूट करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और धन्यवाद करती हूँ असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा जी का, जिन्होंने देश के इस बर्निंग इशू को समझा और इसको उठाया, और इस पे काम करने के लिए जो उन्होंने कहा है सरकार कानून बनाएगी इस पे। तो देखिए, अगर इन्होंने इस पे 2 बच्चों का कि 2 बच्चों से ज्यादा वाला कोई वोट ना डाले, तो उसके लिए अगर इस पे कानून बन जाता है ना, तो ये सरकार देखिए निर्विरोध, जैसे अभी इनके 21 निर्विरोध चुने गए, तो शायद इस देश के मुख्यमंत्री को ही निर्विरोध जनता न चुन दे गई। ये इस मुद्दे पे हमें चेतना चाहिए, और ये सारी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। माफ करेगा, समय की कमी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो चुके, बीजेपी की एक तरफा जीत हुई थी। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने, बीजेपी कह रही है कि इसमें भी जीत होगी और विधानसभा चुनाव में 300 पार लेके जाएंगे। लेकिन सपा भी पूरे दमखम के साथ अब चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुकी है कि नहीं,
जिला पंचायत अध्यक्ष भले ही हाथ से फिसल चुका है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख में हमारी जीत होगी और विधानसभा चुनाव में भी हमारी जीत होगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे अपना जनाधार देती है। अग्रे कार्ड में मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।